हेलो दोस्तों, माइटी पेन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शाहरुख शेख और ये हमारी शुरू है सीटीपी सीरीज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पियाजेस मॉरल डेवलपमेंट। जी हाँ, जीन पियाजे ने एक थ्योरी दिए थे मॉरल डेवलपमेंट की। अब आप बोलेंगे सर जीन पियाजे की तो एक दूसरी थ्योरी भी है। जी हाँ, जीन पियाजे इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी एक थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर भी थी, एक थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर भी थी, जो कि एग्ज़ाम में इतनी बार पूछी नहीं गई है, मगर अभी 2022 के बाद में इसके एक दो क्वेश्चन आना शुरू हो गए। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये थ्योरी पढ़ कर रखें। और कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी, उस थ्योरी का जो बेसिस है वो भी पियाजे की ये थ्योरी है। इस थ्योरी को बेस बनाकर कोलबर्ग ने अपनी पूरी थ्योरी को दिया था। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जो कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है वो किसकी थ्योरी पर बेस्ड है, तो आपका जवाब होगा पियाजेस मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। और एक बात याद रखना, कोलबर्ग की थ्योरी इस थ्योरी पर बेस्ड है। उन्होंने डुप्लीकेट नहीं किया था, जैसा का वैसा छापा नहीं था इसको। इसके कुछ कंसेप्ट लिए थे और उसको बेस बनाकर अपनी थ्योरी तैयार की थी। इस थ्योरी में कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि पियाजे का कहना क्या था मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। पियाजे का कहना भी यही था कि जब बच्चे सही और गलत के अंदर कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो हमें इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए कि उस डिसीजन पर पहुंचने से पहले उनकी रीजनिंग क्या होती है, उनकी रीजनिंग क्या होती है। जिस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर अपन खड़े हैं और खड़े रहने के बाद में सिग्नल रेड है तो वहां से जाना या नहीं जाना, तो इस पर बच्चे रीजन क्या देंगे, वो रीजन के ऊपर हम उसकी ये जो थ्योरी है वो बेस्ड है। उनको कोई चीज ग्राउंड के ऊपर या फिर स्कूल में पढ़ी हुई मिल गई तो वो उस चीज को रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, राइट या रॉन्ग। अब इसके बीच के अंदर की जो उनकी रीजनिंग है वो रीजनिंग के ऊपर अपनों को ज्यादा ध्यान देना है। या फिर कोई डिलेमा है, जिस तरीके से हांस डिलेमा था, उसको अपनी बीवी की जान बचाने के लिए चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जो रीजनिंग है वो रीजनिंग के ऊपर ज्यादा इन्होंने जोर दिया था। और उसके ऊपर से इन्होंने बताए थे कि मॉरल डेवलपमेंट की जो होती है, बच्चों में दो तरह की मोरालिटी होती है। बच्चों में कितने तरीके की मोरालिटी रहती, दो तरीके की। सबसे पहली जो होती है वो होती है हेट्रोनॉमस मोरालिटी। क्या होती है? हेट्रोनॉमस मोरालिटी। और दूसरी होती है ऑटोनोमस मोरालिटी। इनका कहना बस इतना ही था कि बच्चे में दो तरीके की मोरालिटी रहेंगी, एक होंगे हेट्रोनोमस, एक होंगी ऑटोनोमस। जो हेट्रोनोमस है वो रहेंगी बच्चे में 5 से 8 साल तक, और ये रहेंगी 9 से 13 साल तक बच्चे में आ जाएंगी। 5 से 8 साल के बीच में बच्चे में आ जाएंगी और 9 से 13 साल के बीच के बच्चे में ऑटोनोमस मोरालिटी आ जाएंगी। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो सबसे बड़ा फर्क इसमें ये है, अपन सबसे पहले हेट्रोनोमस मोरालिटी के बारे में देखेंगे कि ये एक्सटर्नल मोरालिटी होती है। ये क्या होती है? एक्सटर्नल मोरालिटी। इसमें बच्चे का खुद का कुछ नहीं रहता, ये बच्चे पर बाहर से डाली जाती है, समाज के जरिए, उसके टीचर्स के जरिए, उसके पेरेंट्स के जरिए, उसके दूसरे लोगों के जरिए इसके ऊपर ये मॉरल्स डाले जाते हैं। कि जैसे स्कूल में डिसिप्लिन बनाकर रखना है तो खामोश बैठना है, ये उसको बताया जाता है। किसी से झगड़ा नहीं करना है, ये उसको बताया जाता है। वो कोई गेम खेल रहा है तो उसके रूल्स क्या है, ये उनको बाहर से बताया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो उनसे बाहर से बताई जा रही है, इसलिए इसे कहते हैं एक्सटर्नल मोरालिटी। और इसके अंदर बच्चों को ऐसा लगता है कि जो रूल्स होते हैं, जो कानून होते हैं, रूल्स वो कोई डिवाइन शक्ति बनाती है। रूल्स आर डिवाइन, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, कोई भी रूल रहो। अब एक रूल है कि सुबह 8 बजे बच्चों को स्कूल में आना है, तो सुबह 8 बजे स्कूल में बच्चों को आना है। ये रूल डिवाइन है, ये डिवाइन रूल बनाया गया है और हम इसे तोड़ नहीं सकते, इसको बदल नहीं सकते, इसको कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चों को ऐसा लगता है कि रूल्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं। रूल्स एब्सोल्यूट हो सकते हैं जिन्हें बदला या तोड़ा नहीं जा सकता। और इस एज में बच्चों में एक कंसेप्ट होता है इमैनेंट जस्टिस का।
इमैनेंट जस्टिस। इमैनेंट जस्टिस इसको कहते हैं कि अगर कभी आपने कोई गलती की है, कोई रूल तोड़ा है, तो आपको उसकी सजा मिलकर रहेंगी। आज नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कल मिलेंगी, कल नहीं मिलेंगी तो कोई बात नहीं, परसों मिलेंगी, मगर कभी ना कभी आपको इसकी सजा मिलेंगी। ये बच्चों में कंसेप्ट होता है, बच्चों की ये थिंकिंग होती है हेटेरोनोमस मोरालिटी की एज में। उनको लगता है कि आपने कोई गलती की तो आपको सजा 100% मिलेंगी, बिल्कुल जिस तरीके से कर्मा का सीन है कि कोई गलती करेंगे तो आपको पास में वो लौट कर आएगा। और इस एज में बच्चों में ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट रहता है। किसका कंसेप्ट रहता है? ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि बच्चे आउटकम नहीं देखते कि आउटकम क्या हुआ, बल्कि वो ये देखते हैं कि किसने ज्यादा नुकसान किया या फिर किसने कम नुकसान किया। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ये एक बच्चा है, अभी बच्चे की एज है 6 साल की। ये बच्चे की एज है 6 साल की। ये हेटेरोनोमस मोरालिटी की एज में है। अब इसने दो दो बच्चों को और ऑब्जर्व किया। उसने भी दो बच्चों को ऑब्जर्व किया। ये बच्चा था ए और ये बच्चा था बी। अब ए ने क्या किया? ए गया किचन में, और किचन में जाने के बाद इसने मस्ती किया, शरारत किया। शरारत करने के बाद में इसने एक कप तोड़ दिया। एक कप तोड़ दिया। अब जो बी नाम का बच्चा था, ये किचन में अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा था, और हेल्प करने के अंदर क्या हुआ कि इसके हाथ से गलती से 5 कप टूट गए। 5 कप इसके हाथ से टूट गए। तो अब ये जो बच्चा है, जो 6 साल का है, इसकी उम्र 6 साल की है, और जो हेटेरोनोमस मोरालिटी की एज में है, उसको अगर कभी पूछा जाएगा कि ये दोनों बच्चों में से ज्यादा शरारती बच्चा कौन सा है, तो वो बोलेगा कि ये जो बी बच्चा है ये ज्यादा शरारती है, क्योंकि इसने 5 कप तोड़े, और एक कम शरारती है क्योंकि उसने एक ही कप तोड़ा। वो ये नहीं देखेगा कि इसने मस्ती करते हुए तोड़ा और इसके हाथ से गलती से टूट गए। ओके, तो इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें बच्चे इंटेंशंस को महत्व नहीं देते। इंटेंशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट। इस एज में बच्चे इंटेंशंस को इंपॉर्टेंस नहीं देते। और इसके बाद में एक और कंसेप्ट रहता है इसमें बच्चों में, एक्सपिएटरी पनिशमेंट। एक्सपिएटरी पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर कभी हमने कोई कानून तोड़े तो हमको जो सजा मिलेंगी वो उसके हिसाब से नहीं रहेंगी जो हमने गलत काम किए। या फिर एक बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने झूठ बोला तो मुझे जो सजा मिलेंगी वो मेरे गुनाह के या फिर मेरे गलती के हिसाब से नहीं रहेंगी, उसके बहुत बड़ा चढ़ाकर रहेंगी। अगर मैंने झूठ बोला तो डायरेक्ट मेरी खाल उधेड़ दी जाएंगी। बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब गलती में और पनिशमेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। पनिशमेंट कितनी भी बड़ी रह सकती, गलती चाहे तुम्हारी कितनी भी छोटी रहो या फिर कितनी भी कम गलती रहो, तुमको पनिशमेंट कितनी भी मिल सकती। इसको कहा जाता है एक्सपिएटरी पनिशमेंट। और इसको मोरालिटी और कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। क्या? मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट। मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम जो इसमें जो होता है, बच्चे को बांध कर रखा जाता है, उसके ऊपर थोपी जाती है तो वो बच्चे को बांध कर रखती है कानून के अंदर, उसूलों के अंदर और रूल्स के अंदर, इसलिए इसे मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट कहा जाता है। अब ये जो है तमाम पॉइंट्स आपको याद रखना है। सिर्फ याद नहीं रखना है, इसके एक एक का मतलब क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। एक्सटर्नल मोरालिटी मतलब बच्चे में बाहर से थोपी जाती है। रूल्स आर डिवाइन, बच्चे को लगता है कि कोई डिवाइन शक्ति कानून बनाती है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। रूल्स एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट होते हैं इसका मतलब कि हम इसको बदल नहीं सकेंगे, चेंज नहीं कर सकेंगे, एक बार जो बन गए वो बन गए। इमेनेंट जस्टिस इसका मतलब होता है कि आपको अपने किए की सजा मिलेंगी ही मिलेंगी, वो चाहे कभी भी मिलो। ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आउटकम ज्यादा मायने रखता है इस बात से कि वो किस इंटेंशन से किया गया था काम।
इंटेंशंस को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। एक्सपिएटरी पनिशमेंट दी जाती है, इसमें मतलब गलती का और सज़ा का कोई प्रोपोर्शन नहीं रहेगा, सज़ा कितनी भी बड़ी मिल सकती। और मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट इन्हें कहा जाता है। और इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें मॉरल रियलिज्म रहता है। ये मैं ऊपर लिख देता, इसमें मॉरल रियलिज्म रहता है। मॉरल रियलिज्म का कंसेप्ट मैंने आपको कोलबर्ग में पढ़ाया था कि जो कानून है वो कानून है, उसको जैसे के वैसे फॉलो करना है, उसके अंदर हम कोई भी तब्दीली या कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको हेट्रोनोमस मोरालिटी समझ में आ गई होंगी, तो अब हम चलते हैं ऑटोनोमस की तरफ। ऑटोनोमस इसका बिल्कुल उल्टा है। ऑटोनोमस मोरालिटी जो रहती है वो बच्चे के अंदर से डेवलप होती है, इसे इंटरनल मोरालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल मोरालिटी। ये बच्चे के अंदर से आती है और इसमें कंसेप्ट आता है मोरल कोऑपरेशन का। मोरल कोऑपरेशन का, जो बच्चे होते हैं या फिर इस स्टेज के अंदर जब बच्चे आते हैं तो उनको पता होता है कि जो कानून है वो एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए बनाए गए हैं। इसलिए हम जब ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर है तो एम्बुलेंस वहां से वो कानून तोड़कर जा सकती है, ट्रैफिक तोड़कर जा सकती है। ये है मॉरल कोऑपरेशन। एक बच्चे गेम खेल रहे हैं और गेम खेलने के अंदर उनको ऐसा लगता है कि इस गेम के जो एक दो नियम है, इसकी वजह से हमको कुछ ठीक तरह से खेलना नहीं जम रहा, तो हम सब बच्चे मिलकर इस कानून को बदल देते हैं, दूसरा नियम रखते हैं। तो इसको कहते हैं मॉरल कोऑपरेशन। इसमें इंटेंशंस मैटर करते हैं, इंटेंशंस मैटर करते हैं। अब बच्चा सिर्फ ये नहीं देखेगा कि इसने झूठ बोला तो इसको सजा दो, बच्चा ये देखेगा कि इसने झूठ बोला तो क्यों बोला, किस वजह से इसने गलती किया, किस वजह से इसने ये काम किया, उस चीज के ऊपर इसमें ज्यादा जोर होता है। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की पिक्चर इसमें नहीं रहती। एक बच्चा है या फिर किसी इंसान ने, जैसे चोरी करना गलत बात है, अब ये बच्चे को पूछेंगे कि इसने चोरी किया तो बोलेंगे इसको डायरेक्ट सजा दो, इमैनेंट जस्टिस है, इसको सजा तो मिलकर रहेंगे। मगर इसके अंदर बच्चे को पूछेंगे उसने चोरी किया तो क्यों किया, क्या रीजन था उसके पीछे, उसकी कोई मजबूरी थी या फिर क्या बात थी, वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। इसमें इंटेंशंस मैटर करते हैं। ओके, इसी इंटरनल मोरालिटी होती है, मॉरल कोऑपरेशन आ जाता है, इसमें इंटेंशन मैटर करते हैं। और इसमें रेसिप्रोकल पनिशमेंट का कंसेप्ट होता है, रेसिप्रोकल पनिशमेंट। मतलब जो आपकी गलती जितनी बड़ी है, आपकी गलती जितनी बड़ी है, आपको पनिशमेंट भी उतनी ही मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपने झूठ बोल दिया तो आपकी खाल उधेड़ के रख दी जाएंगी, नहीं, आपने जो गलती की है उसी के हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाएंगी। ये कंसेप्ट बच्चों में इसमें आता है ऑटोनोमस मोरालिटी में। अब प्याजे की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो इतनी ही है, वो सिर्फ इतनी ही है। उनका कहना ऐसा था कि बच्चे जो सोचेंगे वो दो स्टेजेस के अंदर सोचेंगे या फिर उम्र के हिसाब से सोचेंगे, उनमें मॉरल जो आएंगे तो, और उसमें दो तरीके की बच्चों में मोरालिटी रहेंगी, एक रहेंगी हेट्रोनोमस मोरालिटी और एक रहेंगी ऑटोनोमस मोरालिटी। हेट्रोनोमस जो रहेंगी वो 5 से 8 साल तक चलेंगी और जो ऑटोनोमस रहेंगी वो 9 से 13 साल तक चलेंगी। अब इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो हेट्रोनोमस होती है वो बाहर से थोपी जाती है और जो ऑटोनोमस होती है वो बच्चे में खुद से पैदा होती है। अब सीटेट के एग्जाम में इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, अगर कभी आपको आया भी तो एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन अगर कभी आया भी तो 99% चांसेस है कि वो इसी में से आएगा, वो इसी में से आएगा। तो आपको ये तमाम चीजें अच्छे से क्लियर कर लेनी है। ओके, अब इसके बाद में 4 स्टेजेस भी कुछ कुछ बुक्स में दी गई है कि प्याजे के मॉरल डेवलपमेंट में भी 4 स्टेजेस होती है, जिसमें से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, मगर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप कम से कम आपको इसके नाम भी तो पता होने चाहिए। ओके, सबसे पहला है जो 4 स्टेजेस है, वो है एनोमी। ये होती है अपने बच्चे के जन्म से 5 साल तक। फिर दूसरी होती है हेट्रोनोमी।
जो चलती है 5 से 8 साल तक। फिर तीसरी होती है हेट्रोसिटी या रेसिप्रोसिटी, ये चलती है 8 से 13 साल तक। और चौथी होती है ऑटोनॉमी, जो आती है बच्चे में एडोलेसेंस में, यानी कि 30 प्लस में। तो ये भी वही है कि जो अनोमी होती है इसमें बच्चे में नो मॉरल्स, इसको कोई समझ नहीं होती, बच्चे में कोई समझ नहीं होती कि मॉरल्स क्या चीज़ है क्या नहीं। अब सही दिखती बात है कि जो 5 साल से कम का बच्चा है उसको सही या गलत की क्या समझ होंगी। तो अनोमी की जो स्टेज में बच्चा रहता है इसको सही या गलत की, मॉरल्स की कोई समझ नहीं होती। और हेट्रोनॉमी स्टेज के अंदर वही जो बातें हैं अपने हेट्रोनोमस मोरालिटी में देखे थे कि बच्चे में क्या क्या आएगा, मॉरल रियलिज्म आएगा, एक्सटर्नल मोरालिटी आएंगी, रूल्स को डिवाइन समझेगा, इमेरियंट जस्टिस को फॉलो करेगा, ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, इंटेंशंस को कोई महत्व नहीं देगा, ठीक है, और एक्सपिएटरी पनिशमेंट का कंसेप्ट रहेगा। हेट्रोसिटी के अंदर क्या होता है कि हेट्रोसिटी एक नया कंसेप्ट, मतलब इसमें जो है ब्रिज बता दिया गया ऑटोनॉमी और हेट्रोनॉमी के बीच में, कि इसमें बच्चा ग्रुप्स में रहेगा, बच्चे के ग्रुप्स रहेंगे और यहाँ पर टिट फॉर टैट का काम चलेगा। मतलब तुम मेरे साथ जैसा करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा करूंगा। कुछ याद आ रहा है कोलबर्ग का? इसी पर बेस करके कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी बनाए थे, इसी को बेसिस बनाकर बच्चा इस एज में ग्रुप में रहेगा और टिट फॉर टैट का काम यहाँ पर चलेगा। और ऑटोनॉमी के अंदर भी बच्चा इंटेंशंस को महत्व देने लग जाएगा, उसको समझ में आएगा किसी ने कोई गलती की है तो क्यों की है, और उसके बाद में उसकी जो मोरालिटी है वो इंटरनल होंगी। ये तमाम बातें जो इंटरनल ऑटोनोमस मोरालिटी की हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसमें से अगर कभी आपको क्वेश्चन आया भी तो सिर्फ 1% चांस है कि ये 4 स्टेजेस में से आपको क्वेश्चन आएगा। 99% ने जो हेट्रोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी थी उसमें से आपको क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, मगर हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस मोरालिटी आपको ध्यान से पढ़नी है। इसमें जो टॉपिक है, इसमें जो पॉइंट्स है, इसको सिर्फ रट नहीं लेना है, हर पॉइंट का मतलब मैंने आपको समझाया है, एक्सप्लेन कर दिया है। आपको ये तमाम बातें याद रखनी है। और इसके आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वो तमाम क्वेश्चंस ले लूँगा जो इस टॉपिक पर सीटेट ने पहले पूछे हैं, ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि सीटेट इस टॉपिक पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसे शेयर कीजिए और देखते रहिए माइटी पेन अकेडमी। आप सभी का शुक्रिया।